दोस्तों नमस्कार। महंगाई और बेरोजगारी के अंधेरे को भारत ने अभी देखा कहां है। व्यापार घाटा जो चरम पर है, उसकी भी परिस्थितियां नाजुक हो सकती है। जो कोर सेक्टर है वहां पर विकास दर नेगेटिव में और कहीं ज्यादा जा सकती है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत जो लगातार कम होते होते ऐतिहासिक परिस्थितियों में 81 रुपए प्रति डॉलर तक आ चुकी है, वह स्थिति भी नाजुक हो सकती है। और युद्ध, रूस और यूक्रेन के युद्ध से जो लाभ रूस के जरिए व्यापार के आश्रय भारत ने कमाया है और अपनी इकोनॉमी को संभालने का प्रयास किया है, वह भी संकट में आ सकता है। दरअसल यह सारी परिस्थिति बतला रही है कि अगले बरस तक दुनिया विश्व मंदी के गिरफ्त में होगी। विश्व मंदी यानी रिसेशन, और रिसेशन का मतलब यह है कि इकोनॉमी कमोवेश उन विकसित देशों की सिकुड़ती चली जाएगी जिसके आश्रय समूची दुनिया अपने व्यापार को जिंदा रखती है और अपनी इकोनॉमी को संभालती है। भारत भी उन्हीं विकासशील देशों की कतार में खड़ा है और भारत की अपनी इकोनॉमी की परिस्थिति भारत के भीतर किसी गरीब राज्य सरीखे हो चली है। तो क्या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आगाह कर रही है? 2023 को लिखी गई इस रिपोर्ट में बहुत साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि दुनिया के तमाम बड़े विकसित देशों के सेंट्रल बैंक इस दौर में इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। भारत के भीतर भी इन्फ्लेशन रोकने के लिए रिजर्व बैंक अलग अलग तरीके से पहल कर रहा है। लेकिन नया संकट इतना भर नहीं है। 70 के दशक का रिसेशन और 2008 के दौर का रिसेशन और इन सब के बीच 1982 के दौर की भी मंदी, इन तीन परिस्थितियों से आगे की विकट स्थिति क्या 2023 में दरवाजे पर आकर खड़ी हो चली है? विश्व बैंक की रिपोर्ट कई बातों के संकेत देती है। इससे पहले ऐसी परिस्थिति कभी नहीं थी। यानी कोविड काल के दौर में दुनिया का पूरा बाजार सिकुड़ गया, अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई। उसकी एवज में जो पैकेज का ऐलान कमोवेश हर देश के हर राज्य ने किया, उसकी भी परिस्थिति अभी पटरी पर आई नहीं थी कि विश्व मंदी दस्तक देने को तैयार। और इन सब के बीच रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है और व्यापारिक युद्ध अमेरिका और चीन का भी चल रहा है। लेकिन दुनिया की तीन बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और उसके साथ ब्रिटेन की स्थिति भी इन्फ्लेशन को लेकर और सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किए जा रहे नए इंटरेस्ट को लेकर एक चौंकाने वाली परिस्थिति में दुनिया आकर खड़ी हो चली है। भारत अपने आप को यह कहकर संतोष कर सकता है कि हमारा दरअसल पूरा सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, हम तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के माहिर हैं। लेकिन भारत के भीतर अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र, जहां पर 90% लोग जुटे हुए हैं काम के साथ, उसकी भी परिस्थिति बीते 3, 4, 5 वर्षों में इतनी नाजुक हो चली है कि इस देश के भीतर का 3 सच जरा पहले समझ लीजिए। 20 से 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। इस देश के भीतर में 2 से 3 करोड़ नौकरियां सीधे सीधे गायब हो गई। इस देश के भीतर में जिनके रोजगार खत्म हुए, उनका बैंकों में जमा पैसा भी इस दौर में निकालने की परिस्थिति में हर व्यक्ति आ गया, क्योंकि उसे जिंदगी जीनी थी। यानी दुनिया की मंदी दुनिया के एक्सपोर्ट पर असर डालेगी। भारत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का व्यापार घाटा आने वाले वक्त में कहीं और ज्यादा बढ़ तो नहीं जाएगा, और इंपोर्ट अगर और ज्यादा करने लगेगा भारत, तो व्यापार घाटा और बढ़ेगा। और इन सब के बीच रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरना और सरकार की आंखों पर पट्टी अभी भी बंधे रहना। ध्यान दीजिए, अर्थव्यवस्था को लेकर जो उपाय किए जाने थे, उन उपायों से इतर भारत के बैंकों पर एनपीए इसी दौर में बढ़ा। इसी दौर में 2-4 कॉरपोरेट ने इतनी बड़ी रकम बैंकों से लेकर अपनी नेटवर्थ और अपने बिजनेस का व्यापार बढ़ाया कि सरकार के हाथ से धीरे धीरे स्थितियां निकलती चली जा रही है। और वह पूरी इकोनॉमी, चाहे वो अंबानीज की हो, चाहे वो अडानीज की हो, चाहे वो टाटास की हो, चाहे वो बिरलास की हो, किसी की भी इकोनॉमी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की सीमा नहीं देखती है। और कोई भी करेंसी किसी भी देश की सीमा नहीं देखती है। यानी भारत के भीतर की परिस्थितियों से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार और व्यापार में इस रिसेशन का जो असर पड़ने वाला है,
उसकी आहट में भारत के लोगों को 5 किलो अनाज तो दूर की बात है, नौकरियां खत्म होंगी तो उसकी एवज में सरकार क्या करेगी? महंगाई बढ़ेगी तो सरकार क्या करेगी? भारत के भीतर ये तर्क हमेशा से दिए जाते हैं। दुनिया भर में इन्फ्लेशन हो रहा है तो भारत में हो रहा है तो क्या दिक्कत है? दुनिया भर में नौकरियां जा रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? भारत के भीतर नौकरी जाने पर कोई भत्ता नहीं मिलता है। कोई रोजगार भत्ता अमेरिका जैसे देश में 80,000 रुपए जो भत्ता दिया जाता है वो टैक्स फ्री होता है प्रति महीने का। हम लोग विकसित देश से कंपटीशन नहीं कर सकते हैं तो शायद आज जरा उन पन्नों को खोलकर समझने की कोशिश कर लीजिए। एक तरफ शेयर बाजार, दूसरी तरफ कॉरपोरेट के ऊपर बढ़ता हुआ कर्ज और तीसरी तरफ बैंकों की स्थिति, चौथी तरफ इस देश के भीतर छोटे व्यापारी के सामने आया हुआ संकट, पांचवी स्थिति में मिडिल क्लास के पास टैक्स दर टैक्स देते रहने की परिस्थितियों से जूझने की स्थिति और छठी स्थिति गरीबों को लेकर जहां पे 5 किलो अनाज के जरिए हम राहत देने का जिक्र कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में 3 सवाल सबसे बड़े हैं। उन 3 सवालों में अगर विश्व मंदी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है वो बहुत साफ कह रही है कि बेतहाशा खर्च जो बढ़ा आर्थिक पैकेज के नाम पर, उसके सामने संकट आएगा। जाहिर है कोविड से निकलना था तो पैकेज दिया गया, वह पटरी पर किसी भी देश की इकोनॉमी को लाता, वह भी नहीं ला पाया और रिसेशन ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। चीन कोविड प्रतिबंध जो थे लगाए गए थे उसमें सप्लाई चेन को नुकसान हुआ। इस सप्लाई चेन पर दोहरा असर रूस और यूक्रेन युद्ध का भी हुआ। पेट्रोल, डीजल, खाद्यान्न, इन सभी की कीमत, फर्टिलाइजर, सभी की कीमत विश्व बाजार में बढ़ती चली गई तब जब रिसेशन की बात हो रही थी। और अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि रिसेशन की बात मत कीजिए, तैयार रहिए 2023 की परिस्थितियों को भोगने के लिए, क्योंकि अमेरिका के केंद्रीय बैंक जो फेडरल रिजर्व है या बैंक ऑफ इंग्लैंड है या चीन का जो सेंट्रल बैंक है, ब्याज दरों में वो लगातार बढ़ोतरी करने के अलावे उसके पास कोई दूसरी स्थिति बन नहीं रही है। यानी कर्ज महंगा हो रहा है, यानी कंपनियों का विस्तार रुक जाएगा। और भारत के भीतर भी उन तमाम मल्टीनेशनल कंपनी या देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, वो चाहे कॉरपोरेट के तौर पर अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला सबकी हो, इसका विस्तार रुकेगा क्योंकि दुनिया बाजार के भीतर व्यापार करने की स्थिति में नहीं है और आम उपभोक्ता को अब कम खर्च करना पड़ेगा, यानी आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ जाएगी। रिसेशन का असल मतलब यही है और अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो सीधा असर नौकरियों पर भारत जैसे देश में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र को लेकर हमने कोई भरपाई की नहीं है और संगठित क्षेत्र के भीतर भी नौकरियां जा रही थी तो हमने नई परिस्थितियां नौकरियों को लेकर पैदा की नहीं। तो जो अंधेरा अभी दिखाई दे रहा है वो शायद 2023 में कहीं भयावह ना हो जाए। यह संकट है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के भीतर, क्योंकि वह खुद कह रही है कि 1970 के बाद सबसे बड़ी गिरावट इस दौर में अमेरिका, चीन, यूरोपीय यूनियन, इनकी इकोनॉमी में सबसे बड़ी गिरावट इसी दौर में देखी जा रही है। और दुनिया की अगर तीनों इकोनॉमी में गिरावट है तो सबका जो डिलीवरी प्रोसेस होता है दुनिया भर के भीतर में वो कम हो जाता है और जो डिलीवरी प्रोसेस को संभालने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मान लीजिए रॉयल मेल है, DH फेस्ट है, अमेजन है या FDX है, इनकी डिलीवरी कंपनियों की अपनी रिपोर्ट कहती है कि इनके शेयर नीचे जा रहे हैं, सर्विस में कटौती हो गई है, सैकड़ों की नौकरी जा रही है। और इंटरनेशनल लेबर रिपोर्ट यानी लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनेशनली रिपोर्ट है उसका बहुत साफ कहना है कि जब कोविड के पहले दौर में ही 25 करोड़ फुल टाइम नौकरी समूची दुनिया से गायब हुई और इन सब के साथ PwC की एक रिपोर्ट आई जिसने बोला कि दुनिया भर की 50% से ज़्यादा कंपनियां छटनी करने को तैयार है, तो जरा कल्पना कीजिए इसका असर भारत में आने वाले वक्त में क्या पड़ेगा। सरकार सचेत है, सरकार की आंखें खुली हुई हैं, कोई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उसके सामने है या अपनी इकोनॉमी को अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए कह रहे हैं कि हम हाथी के समान है। दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट की खुला हुआ है बाजार, भारत के भीतर आने को बेचैन है। यह कहने की बात है
कहने की बात का मतलब यह होता है कि जमीन पर वो चीजें कैसे आएंगी डिस्कशन में आ सकती है, लेकिन जमीन पर जब दुनिया के भीतर अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है तो फिर स्थिति क्या विकट होगी। और पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट एक और बात कहती है कि 46% कंपनियों ने साइनिंग बोनस दुनिया भर में इस दौर में या तो खत्म कर दिया या कम कर दिया, और 44% कंपनियों में नौकरियों का ऑफर भी वापस ले लिया गया है। और इसमें कोई छोटी मोटी मेटा जैसी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हैं, यानी सर्विस सेक्टर भी इससे प्रभावित हो रहा है। एक तरफ हम लोग जिक्र इंडस्ट्रीज का कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कर रहे थे, रियल एस्टेट का कर रहे थे, सारी चीजें जब धराशायी परिस्थिति में आएगी तो ध्यान दीजिए, हम अमेरिका की तरफ अब देखते हैं तो जुलाई तक तकरीबन 32,000 टेक नौकरी जो थी वो खत्म हुई है, और भारत के भीतर 6 महीनों में जो स्टार्टअप, बीते 6 महीनों की जो परिस्थितियां, उसमें भी 11,000 से ज्यादा छटनी हुई है। इनका असर अभी से अगर ऐसा है तो आने वाले वक्त में क्या होगा, इसको लेकर सरकार की कोई प्लानिंग अभी या इंतजार कर रही है उस दौर का जब राष्ट्र के नाम संदेश देकर एक नई परिस्थिति इस देश में पैदा कर दी जाए। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का कहना है कि यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी में गिरावट आ रही है। यूरोपीय यूनियन के भीतर में सीधा असर रूस और यूक्रेन युद्ध का इस हद तक पड़ा है कि लोग बाजार में अगर जा भी रहे हैं तो सामान इतना महंगा है कि वो जो सोच रहे थे उससे भी ज्यादा कॉस्टली हो चला है। और तीसरी तरफ अमेरिका के भीतर टेक्निकल रिसेशन की शुरुआत हो गई, यानी 3 बात, मंदी तय है, महंगाई बढ़ रही है, ब्याज दर बढ़ाकर डिमांड कम करने की कोशिश की जा रही है। डिमांड अगर कम होगी तो ग्रोथ भी कम होगा और व्यापार थमेगा, कंपनियों का विस्तार रुकेगा, छटनी होगी, नए रोजगार की मुश्किल होगी, पुरानी नौकरियों पर गाज गिरेगी, और भारत में उसका असर कमोवेश उतना ही व्यापक होगा। व्यापकता का मतलब यह है कि दरअसल सिर्फ 6% संगठित क्षेत्र में काम जरूर करते हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र की परिस्थितियों में हम सिर्फ अगर अनाज का जिक्र करें, गेहूं और चावल का जिक्र करें, तो इस बार जो खरीफ की फसल हुई उसमें 4% उत्पादन कम हुआ, जो सरकारी डाटा बतला रहा है। ओवरऑल माना जा रहा है कि यह लगभग 10% तक जा सकता है। यानी एक तरफ गेहूं का निर्यात करके हम फंसे, क्योंकि अपने देश के भीतर में राशन और गरीब कल्याण योजना जो थी उसके मातहत जो गेहूं दिया जाना था वहां गेहूं की कमी आ गई। और इस दौर में जो भी कामकाज अनाज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत का प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा था, वहां भी रुकावट की स्थिति आ गई और सरकार को कहना पड़ा एक्सपोर्ट बंद कीजिए। यहां पर एक बात और समझिए कि भारत अपने तौर पर $700 अरब का एक्सपोर्ट करता है, उस पर सीधा असर पड़ने वाला है, यानी ग्लोबल मंदी का असर एक्सपोर्ट पर सीधा पड़ेगा। तो क्या इस दौर में इंपोर्ट बढ़ेगा और हमारा व्यापार घाटा और बढ़ेगा? और बढ़ेगा तो उस पैसे की डिलीवरी कैसे होगी? डॉलर इस दौर में हमारे रिजर्व में जो है वो लगातार बीते 6-8 महीनों से कम ही हो रहा है, बढ़ा नहीं है। दुनिया के बाजार में युद्ध ने हमको कुछ राहत दे दी, 30% की रियायत के पास हमारे पास पेट्रोल और डीजल आने लगा, यानी कच्चा तेल आने लगा जो रशिया दे रहा था। लेकिन नई स्थिति, रेसेशन की स्थिति, और इन सब के बीच अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का रुख जो रशिया को लेकर है, उसमें नई परिस्थिति यह है कि भारत के सामने सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी को उसने डेवलप किया है तो आने वाले वक्त में उस इकोनॉमिक परिस्थिति को अमेरिका चाहेगा कि उस पर निर्भरता बन जाए, यूरोपीय यूनियन चाहेगी कि उसके अनुकूल परिस्थिति बने, अन्यथा वह व्यापारिक रिश्ते भारत के साथ कितनी दूर तक चलाएगा। यहां पर एक चीज और समझिए कि भारत का जो एक्सपोर्ट है, इन सब के बीच चीन को मत भूलिएगा। जब रिसेशन का जिक्र होगा तो चीन कहीं ज्यादा बार्गेनिंग पावर में आकर खड़ा हो जाता है। और भारत का जो एक्सपोर्ट है, एक तरफ अगर अमेरिका का जिक्र करें $76 बिलियन का, चाइना में जो एक्सपोर्ट है $21 बिलियन का, लेकिन चाइना से जो इंपोर्ट है $94 बिलियन का, वह और तो नहीं बढ़ेगा। और अमेरिका में जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वह और रुक तो नहीं जाएगा। ये सारे सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि दुनिया के तमाम देश इसके दायरे में, चाहे वो यूएई हो,
चाहे वो अपने तौर पर इराक हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे रशिया ही क्यों ना हो, जो तमाम देश भारत की फहरिस्त में एक्सपोर्ट के लिहाज से मैटर करते हैं, उनको लेकर स्थिति अगर नाजुक होगी तो फिर क्या किया जाएगा? क्योंकि इसके पैरेलल में भारत की इकोनॉमी बैंकों को लेकर, आरबीआई को लेकर, कॉरपोरेट को कर्ज देने को लेकर अपने तौर पर नाजुक है। और कॉरपोरेट की इंडस्ट्री का ग्रोथ अगर नहीं होगा और भारत में सर्विस सेक्टर भी अगर ठप पड़ने की स्थिति में आएगा इस रिसेशन दौर में, तो फिर जिन्होंने कर्ज लिया है वो कर्ज की वापसी कैसे करेंगे? बैंकों का एनपीए और बढ़ेगा, सरकार रिटर्न ऑफ करने की दिशा में और बढ़ेगी, इन सब के बीच टैक्स क्या और लगा दिया जाएगा, या भारत दुनिया के बाजार से और कर्ज लेगा, कर्ज की स्थिति और बढ़ेगी? ये सारे सवाल हैं। क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जिन बातों का जिक्र कर रही है उसमें बहुत साफ तौर पे कह रही है कि जो भारत का संदर्भ है वहां पर अगर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को देखिए तो वहां पर मंदी का असर जितनी व्यापक और तेजी से आएगा भारत में नहीं आएगा। लेकिन भारत के वह फील्ड जो भारत की इकोनॉमी को संभालने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उस पर असर पड़ेगा, तो यहां इकोनॉमी डामाडोल होगी। मसलन टेक्सटाइल का क्षेत्र है, मसलन जेम्स एंड ज्वेलरी है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है, ऑटो का क्षेत्र है। इन सब क्षेत्रों में जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है और चीन से कुछ जो इंपोर्ट होके आता है और उसको क्रिएट करके भारत जो दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट करता है, ये ठीक वैसे ही है जैसे रशिया से हमें सस्ते में कच्चा तेल मिला तो हम यूरोप को बेचने लगे वह कच्चा तेल, कुछ उसमें अपना हिस्सा जोड़कर, यानी वहां से भी हमारे पास डॉलर आने लगा। और यहां से हम युद्ध में रिश्ते निभा रहे हैं तो हमको 30% की रियायत मिल रही है। रिसेशन इसके आगे के दायरे को खींचता है। और रशिया और यूक्रेन दोनों की स्थिति जो अनाज को लेकर इससे पहले विश्व बाजार में थी वह इस दौर में अगर थमी है तो इन दोनों देशों की कमाई इस दौर में कहीं ज्यादा हो सकती है दुनिया के बाजार में, जब दुनिया में संकट गहराएगा। और इसके संकेत अगर मिल रहे हैं तो अगला सवाल यह है कि पूरा टूरिज्म सेक्टर, क्योंकि टूरिज्म में भी कमी आएगी, बेरोजगारी की स्थिति यहां बढ़ेगी। और भारत कोविड के बाद खासतौर से जो संभलना शुरू हुआ या संभलना मुश्किल हो रहा था उसमें बेरोजगारी और महंगाई की स्थिति ने डामाडोल स्थिति की है। यह तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी गाहे बगाहे बोलती है। यह अलग मसला है कि पार्लियामेंट के भीतर यह बोलने से नहीं कतराते हैं कि कहां है महंगाई, लेकिन यहां के लोगों के दर्द को अगर समझें तो यह स्थिति नाजुक नजर आती है। जो आखिरी महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट के जरिए निकल कर आ रही है उसमें सीधे सीधे यह है कि भारत का व्यापार घाटा और बढ़ जाएगा। भारत के भीतर डॉलर को लेकर रुपए की जो स्थिति है वो और कमजोर हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट की जो परिस्थिति है वो और नाजुक हो जाएगी। इन्फ्लेशन रेट कहीं ज़्यादा ऊपर बढ़ जाएगा। और जो युद्ध के दौर में भी अपने तौर पर भारत को लाभ मिल रहा था उसमें ब्रेक लग सकती है। जिस अनाज को बचाने की दिशा में भारत ने एक्सपोर्ट बंद करके आगे बढ़ने की कोशिश की वह स्थिति और नाजुक हो सकती है। यानी पॉलिटिकल निर्णय जो भारत की इकोनॉमी को प्रभावित कर रहे थे उस पर भी इस दौर में सीधा असर पड़ेगा। इसको सिर्फ इस रूप में समझिए, हमने इकोनॉमी से आंखें मूंद ली और दुनिया की इकोनॉमी कैसे असर डालती है यह सिर्फ डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत से भी समझा जा सकता है। सिर्फ एक महीने के भीतर 78 रुपए से 81 रुपए तक पहुंचने की स्थिति डॉलर की बताती है कि भारत जो भी माल इंपोर्ट कर रहा है उसमें एक झटके में लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए हमें ज्यादा देने पड़ रहे हैं। यह स्थिति होती है डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम होने का। दूसरी स्थिति, भारत के भीतर से दुनिया के बाजार में हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले बच्चों की तादाद बढ़ते बढ़ते लगभग 8 लाख तक पहुंच गई है। और 8 लाख का मतलब यह है कि वहां पर पेमेंट डॉलर के रूप में करना पड़ता है और वो करेंसी रुपए में कन्वर्ट करते हैं। यानी भारत के भीतर से रुपया और शिफ्ट हो रहा है डॉलर की शक्ल में। और दुनिया के बाजार में जितनी बड़ी तादाद में सिर्फ ट्यूशन फीस के तौर पर जो पेमेंट भारत के बच्चे कर रहे हैं वो तकरीबन बढ़ते बढ़ते 3 से 4 लाख करोड़ तक का हो गया है। ऐसी परिस्थिति में भारत अपनी इकोनॉमी को समझे, अपने पूरे सिस्टम को फिट करे, पॉलिटिकल डिसीजन के जरिए इकोनॉमी को प्रभावित करना छोड़े, वेलफेयर स्कीम को भी ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को डेवलप करे, भारत के भीतर खुद को स्वावलंबी बनाने की सोच पैदा करे, या इन सब से हटकर सरकार पल्ला झाड़ कर कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जो चीज़ें थमा रही हैं उसका असर यह है कि
एसबीआई, पीएनबी, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इनके ऊपर बढ़ता हुआ एनपीए इस बात के संकेत देता है कि लगातार सरकार का दबाव बैंकों पर भी है कि वह कॉरपोरेट को कर्ज दें, और कॉरपोरेट को यह कहा जा रहा है कि आप रोजगार पैदा करें। हमसे अगर यह नहीं हो पा रहा है तो आपके लिए हम सहूलियत व्यवस्था कर रहे हैं, आप पैदा करें। इसी स्थिति में शेयर बाजार में भी उनके लिए रियायत पैदा की। लेकिन अगर स्थिति अंतर्राष्ट्रीय रिसेशन की दिशा में जा रही है, अगर स्थिति भारत की इकोनॉमी को सरकार के जरिए ना संभाल पाने की परिस्थितियों में जा रही है, और भारत के भीतर की इकोनॉमी से जुड़े हुए तमाम मुश्किल हालात जो जनता से जुड़े हुए हैं, अगर उसको राजनीतिक बयानों में या चुनावी जीत के आसरे पॉलिसीगत तौर पे उसको उलझाया जा रहा है, तो संकट कितना गहरा 2023 में हो सकता है, इसके संकेत वर्ल्ड बैंक के उस तीसरे पन्ने की छठी लाइन में लिखा हुआ है कि आपने 1970 के दशक का मंदी का दौर हो सकता है ना देखा हो, लेकिन आपने 2008 की मंदी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखी थी। अब की हालात में उन दोनों परिस्थितियों से आगे की परिस्थिति विश्व रिसेशन को लेकर पैदा हो रही है, और कोई ये ना सोचे कि हम इसकी गिरफ्त में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर मजबूत है, हमारे पास एक पैरेलल इकोनॉमी है। भारत के भीतर अब पैरेलल इकोनॉमी भी नहीं बची, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी को भी इस दौर में ध्वस्त करने की खूब कोशिशें खुलकर हुई है। इन परिस्थिति में आखिरी सवाल सरकार के लिए है कि अब भी 2023 के मद्देनजर वह इस देश की इकोनॉमी और वर्ल्ड रिसेशन को लेकर पॉलिसीगत तरीके से कोई बेसिक डिसीजन लेने की स्थिति में आएगी, या 2024 का चुनाव कैसे जीता जाए, इस दिशा में ऐसे लोकप्रिय नारे और निर्णय लिए जाएंगे जो कि आने वाले वक्त में भारत की इकोनॉमी को और गर्त में तो नहीं ढकेल देंगे। संकट देश के सामने है, समझना देश को है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।